यूक्रेन और रूस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? अगर इतिहास को देखें और वर्तमान को देखें, जो रिश्ता मोहब्बत और जंग का है, लव एंड हेट का है। इसे हिंदी फिल्म के गाने दिल ही तो है कि तर्क पर समझा जा सकता है कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। यूक्रेन रूस को ना चाहे तो कोई बात नहीं, मगर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को चाहेगा तो मुश्किल होगी। मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं होने देंगे, इस फॉर्मूले पर यूक्रेन को लेकर रूस शुरू से ही काम करता रहा है, आज से नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जिसे दुनिया युद्ध कह रही है, रूस में युद्ध कहने पर पाबंदी है, उसे यह मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है। अभी मिलिट्री ऑपरेशन है या युद्ध है, ये तो आपको फैसला करना है, मगर ये युद्ध हो क्यों रहा है और युद्ध के बाद कौन क्या हासिल करना चाहता है, इसे लेकर बहस हो रही है। अगर हम इसे पूरे इतिहास को देखें, रूस और यूक्रेन को, तो संबंधों को लेकर अलग अलग की बातें अलग अलग दौर में कही जाती रही हैं। फिलहाल कोई कहता है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण व्लादिमीर पुतिन का शीत युद्ध का हैंगओवर है। कोई कहता है कि ये एक ताकतवर देश का ध्वंस है एक कमजोर देश पर। कोई कहता है कि यह अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की साजिश है। इसे लेकर हम बातचीत करेंगे कि ये मसला क्या है। देखिए, मसला भावनात्मक भी है, धार्मिक भी है, रणनीतिक भी है, रक्षात्मक भी है, सुरक्षात्मक भी है, राष्ट्रीयता का भी है। आज हम बात करेंगे कि झगड़ा शुरू क्यों हुआ और जब यूक्रेन एक आजाद देश हो गया तो फिर झगड़े की वजह क्या है। पहले समझाने के लिए आपको हम बता देते हैं कि ये विवाद शुरू क्यों हुआ। देखिए, प्रथम युद्ध के बाद ज्यादातर दुनिया के देशों में और खास करके पूर्वी यूरोप के देशों में एक बदलाव आया, शासन पद्धति को लेकर बदलाव आया। जब निरंकुश राजशाही तानाशाही वाली शासन व्यवस्थाएं उखाड़ फेंक दी गई, उस समय एक गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध में मोन्सेविक बनाम बोल्शेविक की क्रांति भी कह सकते हैं सोवियत संघ में हुई। उस वक्त यूक्रेन जो था वो रूसी जार्डम का पार्ट था, मगर यहां पर मोन्सेविक हावी रहे और रूस में बोल्शेविक जीत गए। मोन्सेविक सॉफ्ट कम्युनिस्ट थे, जिन्हें आप सोशलिस्ट भी कहते हैं, कह सकते हैं, सोशल डेमोक्रेट भी कह सकते हैं। वो सोशलिस्ट पार्टी का शासन यूक्रेन में रहा। अब लेनिन ने कहा कि हम दुनिया भर में साम्यवाद को लेकर आएंगे। लेनिन का जोर जो था वो दुनिया भर में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था लाने के लिए था, सर्वहारा का अधिनायकवाद पूरी दुनिया में स्थापित करने का था। और इतिहास में शुरू से ही यूक्रेन को कहा जाता है रूस का गेट, रूस का माथा, रूस का द्वार। पीटर द ग्रेट ने पहली बार कहा था कि यूक्रेन का जो इलाका है ये हमारे लिए दुनिया का द्वार है, दुनिया का दरवाजा है। समुद्र से लेकर यूरोप तक को जोड़ने का एक दरवाजा है। अब यूरोप और अमेरिका को लगा कि लेनिन इतना मजबूत हो रहा है, कहीं हमारे यहां साम्यवाद लेकर आ जाए तो कैसे रोका जाए। तो उन्होंने यूक्रेन में जो उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी सरकार को मान्यता दे दी, पीपल रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के नाम से, और तुरंत मान्यता दे दी उस सरकार की ब्रिटेन ने भी, अमेरिका ने भी, साथ ही पोलैंड ने भी, क्योंकि सबको डर था कि साम्यवाद लेकर लेनिन इधर ना आ जाए। लेनिन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तो विस्तारवादी नीति पर काम करते हैं। और रूस का एक मानना भी रहा है जो मिडिवल जमाने से कि बेस्ट जो रणनीति है वो आक्रामक होने की है, जितना कब्जा करते जाओगे दुश्मन उतना दूर भागेगा। तो उन्होंने हमला बोल दिया, रेड आर्मी ने, और रेड आर्मी के हमला बोलने के बाद यूरोप और अमेरिका जो है वो पोलैंड के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ना शुरू कर दिए यूक्रेन के लिए।
और 3 सालों तक 1919 से लेकर 1921 तक लंबा युद्ध चला, पोलिश रसिया युद्ध। उसमें कोई फैसला हो नहीं पाया। पोलैंड, अमेरिका, यूरोप कहते हैं कि रेड आर्मी हार गई। हालांकि पोलैंड को बहुत ज्यादा सहायता खुलेआम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भी संधि कर ली और रीग की संधि हुई। और रीग की संधि में यह तय हुआ कि हम आधा आधा बांट लेते हैं, वेस्ट यूक्रेन आप रखो, ईस्ट यूक्रेन हम रखेंगे। यानी एक उन्होंने बफर जोन लेनिन ने ले लिया। लेकिन उस वक्त ही जो अंदर अविश्वास की खाई होती है वो पड़ गई थी। उसके बाद ये लग गए यूरोप वाले भी, अमेरिका वाले भी, कि किसी तरह से पूरे रूस को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि शीत युद्ध शुरू हो गया था। ये शासन व्यवस्था को लेकर झगड़ा इस कदर हो गया कि अब शीत युद्ध शुरू हो गया कि दुनिया में अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है, कम्युनिस्ट है या डेमोक्रेसी है। और यहां तक पहुंच गए कि 1945 में अमेरिका न्यूक्लियर कंट्री हुआ, तो 1949 में 4 साल के दौरान यूएसएसआर भी न्यूक्लियर कंट्री हो गया था। आप समझ सकते हैं किस लेवल पे इनका झगड़ा शुरू हो गया था। और शीत युद्ध के बाद वही ग्रेट गेम शुरू हो गया जो एशिया में खेला जा रहा था। अफगानिस्तान में इनको घेरने के लिए रसिया का वही खेल शुरू हो गया, यहां पर यूक्रेन बॉर्डर पर रसिया को घेरने के लिए। और फिर आजादी की कहानी शुरू हो गई। यूक्रेन की आजादी कैसे हो, इसे लेकर झगड़ा शुरू हो गया। हालांकि इस बीच शांत नहीं थे, अमेरिका भी तरह तरह की चालें चल रहा था और यूक्रेन में अनरेस्ट करने में लगा हुआ था। मगर आजादी के बाद क्या हुआ, इसे समझने की जरूरत है। आजादी के बाद क्या हुआ यह जानने के लिए जरूरी है यह सुनना कि आजादी के दौरान क्या हुआ। किसी भी देश को तोड़ने के लिए वहां पर स्वाभिमान जगाया जाता है। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में स्वाभिमान जगाने का खेल शुरू हुआ यूक्रेन के लिए। बड़ी संख्या में लिटरेचर छापे गए, वहां के यूनिवर्सिटीज में भेजे गए। जो बाहर थे, निर्वासित थे बोल्शेविक क्रांति के दौरान, कम्युनिस्टों के दौरान, सबको एक्टिव किया गया। वो सारे के सारे लोग, लेखक, पत्रकार, इतिहासकार, दार्शनिक, सब लग गए कि किस तरह से 1917 में गुलाम बना लिया यूएसएसआर ने यूक्रेन को, यूक्रेनियों पर दमन किया जाता है। यूक्रेन तो एक ऐसी प्रजाति रही है, स्लाव प्रजाति, जिसने रूस पर शासन किया है। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि ये जो बेलारूस और यूक्रेन और रसिया देख रहे हैं, ये स्लाव जाति के हैं, ईस्टर्न स्लाव। इन तीनों देशों की जो जाति एक ही है और धर्म भी एक ही है, ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी। इस लिहाज से आप इनको आपस में बांध सकते हैं। यही बात वो बताता भी रहता है रूस, कि हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, बेलारूस, यूक्रेन और रसिया को। ये ईस्टर्न स्लाव या स्लाव जाति कहते हैं। स्लाव जातियों का एक प्रदेश रहा है शुरू से ही, करीब 11वीं सदी से ही, जब व्लादिमीर द ग्रेट ने इसका गठन किया था, तब से ही। फिर रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहे, फिर रूसी जार का हिस्सा रहे, फिर यूएसएसआर का हिस्सा रहे। मगर अब यूक्रेन आजादी के लिए तड़प रहा था और सबसे पहला स्वाद चखा यूरोप ने कह लीजिए, अमेरिका ने कह लीजिए, या फिर यूक्रेन के लोगों ने कह लीजिए, जब जनवरी 1990 में पूरे यूक्रेन में आजादी के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई और तब सोवियत संघ देखता रह गया। पहली बार लोगों को लगा था कि यह सोवियत संघ कमजोर हो चुका है, हम सड़क पर निकल सकते हैं। 24 अगस्त 1991 को जैसे ही सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव पर हमला होता है और सत्ता पलटने की कोशिश होती है, नाकाम, उसी दिन यूक्रेन की पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और यूक्रेन एक राष्ट्र बन गया। और तत्काल दुनिया भर के देशों ने यूक्रेन की मान्यता दे दी। यूक्रेन अब मुकम्मल राष्ट्र बन चुका था, मगर रूस इसे भूलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भावनात्मक रूप से रूस के लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि हमारे 15 टुकड़े हो चुके हैं। इसलिए रूस ने इन सारे फेडरेशन को मिलाकर एक संधि की और एक लूज कह सकते हैं, एक ढीला ढाला सा एक नक्शा बनाया। और आजादी मिलने के बाद क्राउचुक जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने।
क्राउचुक बनने के बाद 1992 में ही अमेरिका पहुंचते हैं और जॉर्ज बुश के पिता एच.डब्ल्यू. बुश से उनका समझौता होता है। आर्थिक समझौता था हालांकि वो, लेकिन वह भी रूस बर्दाश्त नहीं कर पाया। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकमल। रूस का ऐसा मानना था कि हम एक ही जाति के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, हमने यूक्रेन तैयार किया और ये बुश सीनियर के गोद में जाकर बैठ गए। उस वक्त रूस ने, बोरिस येल्सिन थे, पूरी दुनिया को उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के लोग हैं, हमसे अलग हुए हैं, आप इन्हें अपने पास मत मिलाइए, हमारे साथ रहने दीजिए। और अमेरिका को भी उस वक्त ये सूट कर रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जब ये अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर पावर बना रूस, तो उसने बेलारूस, यूक्रेन और एक तजाकिस्तान, वहां पर अपना परमाणु शस्त्रागार बनाया था। तो अमेरिका के दिमाग में भी था कि अगर ये कहीं यूरोप के दूसरे कमजोर देशों के, गरीब देशों के, या फिर कोई एशिया के कमजोर देशों को इन्होंने बेच दिया तो मुश्किल होगी। तो उस समय भी अमेरिका ने थोड़ा सा स्टैंस ढीला किया और 1997 में कहते हैं कि बुडापेस्ट डिक्लेरेशन में ऐसा कहा गया कि यूक्रेन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने न्यूक्लियर आर्म्स हैं सब रूस को सौंप दे और हम लोग उसकी रक्षा करें। आज वही यूक्रेन सबको याद दिला रहा है कि आप लोगों ने सारे हथियार तो दिलवा दिए रूस को, और अब हम कहां जाएं, किसके पास जाएं। तब सारे दोस्तों ने कहा था कि नेटो आपके साथ है, आप घबराना मत, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन क्राउचुक जो थे वो लगातार यूरोप की तरफ झुकते जा रहे थे, अमेरिका के साथ दोस्ती करते जा रहे थे, या रूस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब रूस के लोग भी यूक्रेन में सक्रिय हुए, क्योंकि उस समय अभी तो 15% अभी भी रूसी समर्थित हैं यूक्रेन में, उस समय तो 50% के आसपास थे, और उन्होंने क्राउचुक को गद्दी से उतार दिया। क्राउचुक के गद्दी से उतरने के बाद वहां पर रूसी समर्थित राष्ट्रपति बने। 1994 के चुनाव में लियोनार्ड कुचमा यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। 95 में वो गद्दी संभाल लेते हैं और एक बार फिर से रूस और यूक्रेन भाई भाई का दौर शुरू हो जाता है। मॉस्को और कीव नजदीक आ जाते हैं। CIA को लगता है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी को, कि सारे किए कराए पर पानी फिर गया, मगर कुचमा जानते थे कि अगर हमें ठीक से शासन करना है तो मजबूत पड़ोसी को खुश रखना होगा। वह रूस के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि रूसी भाषा को वह यूक्रेन के आधिकारिक भाषा घोषित कर देते हैं। इसके बाद जब पहली बार, बाद में बताएंगे आपको, इतिहास में पहली बार जब यूक्रेन और रूस, कीव और मॉस्को 1654 में पेरियास्लाव की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, एक साथ रहने के लिए उसकी 350वां जयंती मनाने की घोषणा हो जाती है। यानी मॉस्को और कीव की दोस्ती की 350वां सालगिरह मनाने की घोषणा हो जाती है। आप समझिए कि रूस को लगा कि हमारा वह दौर एक बार फिर से आ गया है और हम आपस में भाई भाई एक बार फिर से रहने के लिए आ गए हैं। मगर कुचमा के खिलाफ ऐसा कहा जाता है कि यूरोप और अमेरिकी एजेंसियां सक्रिय हो गई, कुचमा पर दबाव पड़ने लगा। वह आखिर क्षणों में दोबारा से यूरोप के पास जाना शुरू कर दिए। इस बीच वह 2000 में एक बार फिर से चुनाव जीत जाते हैं। दूसरे कार्यकाल में वह यूरोप के झांसे में आ जाते हैं और अमेरिका के और यूक्रेन नेशनलिज्म के। फिर वह कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर पड़ जाते हैं या कमजोर पड़वा दिए जाते हैं, वो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। अब जब 2005 में यूक्रेन का नया राष्ट्रपति बनना होता है तो 2004 में चुनाव होता है। 2004 का ऐसा चुनाव आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। वह सबसे पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से विस्फोटक
यूक्रेन का चुनाव था। पहली बार अमेरिका के नेता कीव में आकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, रसिया के नेता कीव में आकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, यूक्रेन में पूरी दुनिया प्रचार कर रही थी, क्योंकि एक तरफ विक्टर यानुकोविच थे जो रूसी समर्थित उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के, और दूसरी तरफ विक्टर युशचेंको थे जो अमेरिका और यूरोप समर्थित थे। चुनाव होता है, पहले राउंड में विक्टर यानुकोविच विजेता घोषित कर दिए जाते हैं। पूरे यूक्रेन में हंगामा मचता है कि यह रूस ने धांधली करके जिताया है, रिग्ड चुनाव था। इसे लेकर प्रदर्शन खूब सारे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में विक्टर युशचेंको जीत जाते हैं और विक्टर यानुकोविच हार जाते हैं। कहा जा रहा है कि 52% मतों के साथ वो जीत गए। एक बार फिर से यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के दोस्ती का दौर शुरू होता है। देखिए ग्रेट गेम कैसे कितनी जल्दी जल्दी 5-10 सालों में चेंज हो रहे हैं रिश्ते रसिया और यूक्रेन का। युशचेंको के बीच और पुतिन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालात ऐसे हो गए कि 2007 में नाटो ने कहा कि हम यूक्रेन को अपना सदस्य बनाएंगे। दरअसल यूक्रेन गया था यूरोपियन यूनियन के पास और यूरोपीय यूनियन से वो चाह रहा था कि वह उनको मेंबर बना लें, मगर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहले आप नाटो का मेंबर बन जाइए। देखिए किस तरह से एक साजिश, ऐसा लगता है कि रसिया को हुआ कि आप पोलैंड को पहले ही नाटो का मेंबर बना लिए, अब यूक्रेन को ही बना लेंगे तो मैं तो घिर गया चारों तरफ से, और बाल्टिक नेशन तो पहले से आपके साथ हैं। तो इस चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई रसिया को। 2007 में जर्मनी में तब व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चेताया था, ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, रूस और यूक्रेन के संबंधों से दूर रहो। मगर तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तब ये कहते थे रूस है क्या, गैस चैम्बर है, यहाँ गैस ही तो होता है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल ही तो होता है, रीजनल पावर है, इसकी धमकियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आज क्या हुआ, आज इस तरह के हालात हो गए कि पूरी दुनिया डरी हुई है कि न्यूक्लियर वार न शुरू हो जाए। अब एक बार फिर से यूक्रेन में ग्रेट गेम शुरू होता है। पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं पुतिन अमेरिकी समर्थित सत्ता बदलने के लिए, और अमेरिका और यूरोप थोड़ा सा नेपथ्य में चला जाता है क्योंकि पुतिन धमकी देना शुरू कर देते हैं। अब यहां से शुरू होता है एक बार फिर से ग्रेट गेम। अब 2010 में एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उस चुनाव में रूसी समर्थित उम्मीदवार विक्टर यानुकोविच चुनाव जीत जाते हैं और अमेरिका और यूरोप समर्थित, पश्चिमी यूरोप समर्थित तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर युशचेंको चुनाव हार जाते हैं और बुरी तरह से हारते हैं। यूक्रेन के इतिहास में इससे बुरी हार कभी नहीं हुई थी। मात्र 10 से 15% वोट उन्हें मिलते हैं और उस समय से एक बार फिर से गोल्डन दौर शुरू हो जाता है रूस और यूक्रेन का, जब विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति होते हैं। तमाम जो समझौते हुए थे, सारे समझौते यूरोप अमेरिका के साथ रद्द कर दिए जाते हैं और अब ये सारे जो रसिया का जो ख्वाब था यूक्रेन, बेलारूस और रूस एक साथ रहे, वो ख्वाब पूरा होने लगता है। पहले के समझौते के अनुसार नवंबर 2013 में यूरोप और यूक्रेन के बीच एग्रीमेंट होने थे, बहुत सारे एग्रीमेंट होने थे और ऐतिहासिक एग्रीमेंट होने थे। उसे ठीक पहले जुलाई में व्लादिमीर पुतिन कीव पहुंचते हैं और कीव पहुंचकर कहते हैं कि तुम यूरोपीय देशों के पास क्यों जा रहे हो, हम हैं तुम्हारे पास और हम अपने हैं। हम 10 से 15 बिलियन डॉलर तुम्हें देते हैं और 3 बिलियन डॉलर तो अभी देते हैं, ले लो, लेकिन जो नवंबर में तुम संधि करने वाले हो यूरोप से, उसे रद्द कर दो। और होता यही है, विक्टर यानुकोविच ने उसे रद्द करने का ऐलान कर देता है। इधर यूरोप और अमेरिका के देश यूक्रेन के लोगों को सपना दिखाते हैं कि खुद ही लूटा पिटा देश है रूस, तुम्हें क्या देगा, यूरोप की चकाचौंध पानी है तो यूरोपियन देश बन जाओ, हमारे साथ संधि कर लो। मगर यानुकोविच तो पुतिन के साथ थे। फिर क्या होता है,
ऐसा कहा जाता है कि CIA फंडेड था, ये यूरोपियन फंडेड था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समर्थित था और एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है यूक्रेन के शहरों में। उसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता है, स्वाभिमान की क्रांति भी कहा जाता है और इसे लेकर इतना ज्यादा प्रदर्शन होने लगता है, पूरी दुनिया में कवरेज शुरू हो जाता है कि जनवरी 2014 में तत्कालीन यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच देश में प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून बना देते हैं और प्रदर्शन को अवैध और गैर कानूनी घोषित कर देते हैं। मगर प्रदर्शन और बढ़ जाता है। 22 फरवरी 1914 को रूसी समर्थित या रूस को समर्थन करने वाला विक्टर यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ता है और पुतिन तब आग बबूला हो जाते हैं। पुतिन क्या करते हैं कि 1954 में जिस क्रीमिया को दोस्ती प्रगाढ़ करने के लिए रूस ने उस वक्त के यूएसएसआर यूक्रेन को गिफ्ट किया था क्रीमिया, उस क्रीमिया को छीन लेते हैं सेना भेजकर और उसका नाम रख देते हैं इंडिपेंडेंट देश के रूप में क्रिमियन पीपल रिपब्लिक। यही नाम रखा था यूरोप और अमेरिका वालों ने जब यूक्रेन को 1917 में आजाद किया था, यूक्रेन पीपल रिपब्लिक। ऐसे बदला लेते हैं पुतिन इतिहास को उठा उठाकर। और फिर यूक्रेन और रूस के बीच पूरी तरह से संबंध बिगड़ जाता है और वहां पर छिटपुट आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अभी भी माना जा रहा था कि विक्टर यानुकोविच के समय तक 50% जो यूक्रेन की जनता थी वो रूसी समर्थित थी। अभी भी 10 से 15% है, पता नहीं इस युद्ध के बाद कितने रह जाएंगे, लेकिन रूस को चाहने वाले यूक्रेन में हैं। उसके बाद चुनाव होता है और उस चुनाव में 2015 का चुनाव होता है। 2015 के चुनाव में जो राष्ट्रपति जीतते हैं वो बेहद परेशान राष्ट्रपति होते हैं। एक तरफ से अमेरिका का दबाव होता है, एक दूसरी तरफ से यूरोप का दबाव होता है, तीसरी तरफ से रूस का दबाव होता है। करें तो करें क्या। अब 2015 में पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्रपति किसी देश का बने तो उसकी क्या हालत होती होगी। जैसे कहते हैं ना कि दो सांडों के बीच की लड़ाई में कोई कमजोर फंस जाता है। कमजोर क्या फंस जाता है, अगर दो सांड आपस में लड़ते हैं तो इस इलाके की क्या हालत होती होगी या होती है, आप समझ सकते हैं। वही हालत यूक्रेन की हो गई थी। अमेरिका और रूस के बीच वो फुटबॉल बना हुआ था, कभी इस गोल में कभी उस गोल में। पेरोशेंको जैसे तैसे अपना समय निकालते हैं, दोनों को खुश करने की कोशिश करते हैं और इस बीच 16 मार्च 2014 को ये जो क्रिमियन पेनिनसुला था वो तो चला ही जाता है। यहाँ पर भी जो दो इलाके हैं, लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये दोनों इलाके जहाँ पर माना जाता है कि 80% रशियन बोलने वाले हैं और रशियन मूल के हैं और यहाँ भी ज्यादा वही हैं। तो ये इन तीनों इलाकों में अब रूस गुस्से में दखल देना शुरू करता है और वही खेल खेलता है क्या, जिस खेल को यूरोप अमेरिका ने खेला था यूक्रेन में। आजादी के समय कहा कि वहां पर जनमत संग्रह हुआ है यूक्रेन में और 90% लोगों ने आजादी के लिए हाँ कहा, इसलिए हम लोग मान्यता देते हैं। यहाँ पर पुतिन ने कहा कि हमने जनमत संग्रह करा लिया और क्रिमिया के 97% लोग आजाद होना चाहते हैं। यहाँ पर पीपल रिपब्लिक क्रीमिया घोषित हो गई, यहाँ पर पीपल रिपब्लिक लुहांस्क घोषित हो गया और यहाँ पर पीपल रिपब्लिक डोनेत्स्क घोषित हो गया। और वही लियोनार्ड कुचमा जो पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति दोस्त थे रसिया के, उनको इन पूरे इलाके को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दे दी पुतिन ने। अब जैसे तैसे नए राष्ट्रपति अपना समय निकाल रहे थे। अब उन्होंने दोनों के बीच समझौता करने के लिए मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत इन दोनों इलाकों में ज्यादा उनको शासन करने की छूट देने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। लेकिन बड़ा जो उसमें मसला था कि यूक्रेन में कभी भी नेटो नहीं आएगा और यूक्रेन नेटो को नहीं बुलाएगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में जब भी जाना हो, रूस को
यूरोपियन यूनियन की अपेक्षा ज्यादा सहूलियत यूक्रेन को देनी होगी, इस तरह का समझौता था। लेकिन मुख्य उसमें मसला नेटो को लेकर था और हुआ कि नेटो नहीं आएगा। फिर दोनों देश शांति से रहने लगे। शांति से तो क्या रहने लगे, थोड़े वक्त के लिए युद्ध विराम हो गया, आपस में कलह खत्म हो गई थी। मगर अमेरिका को ऐसा लगा कि फोरेंसिक जो हैं वो दगा कर रहे हैं हमारे साथ, और रूस को भी लग रहा था कि वो दगा कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन वो जानते थे कि दो मजबूत राष्ट्रों के बीच में हम फंसे हुए हैं और बाकी के राष्ट्रपतियों के क्या हालत हुए हैं। अब अमेरिका ने नया नायक खोजना शुरू कर दिया। वह नायक मिले वोल्दोमोर जेलेंस्की। जेलेंस्की 2019 में चुनाव जीत जाते हैं यूक्रेन के, और फिर सारा खेल बिगड़ जाता है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि यूक्रेन यूरोपियन कंट्री है, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता करेगा, एप्लीकेशन देगा और यूरोपियन यूनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम नाटो के लिए जाएंगे, नाटो को हमारे यहां आना चाहिए। देखिए, दोनों तरफ के वाजिब तर्क हैं। अब यूक्रेन को लगता है कि जब हम आजाद मुल्क हो गए हैं तो हमें अपनी सेना रखने का क्यों नहीं हक है। हमें अपने इलाके में, चाहे लुहानस्क हो या दोनेत्स्क हो, यहाँ शासन व्यवस्था कैसी रहे उसे चुनने का हक हमारा है, न कि रूस का है। यह धौंस क्यों दिखाता है हमें, जबकि रूस का कहना है कि ये घेराबंदी नाटो क्यों कर रहा है, जब पहले ही समझौता हो गया था आजादी के समय ही, जब रूसी फेडरेशन को आजादी मिली थी कि नाटो इधर नहीं आएगा, तो आप पोलैंड में आ गए, वो भी वाउस पोलैंड में आ गए, जहां की वार्सोवा की संधि मशहूर है। नाटो की संधि के खिलाफ वहां आकर बैठ गए आप। अब आप यहाँ पर यूक्रेन में आकर बैठ जाएंगे, तो फिर इस तरह से तो घिर ही जाएगा वो रसिया। अब बेलारूस उनके साथ है, यूक्रेन से कितनी बड़ी सीमा लगती है आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरह से यहाँ पर घिर जाएंगे तो फिर क्या होगा। खार्किव नजदीक है, कीव भी नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, सारे ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है। अब रसिया ने अटैक कर दिया। रसिया को लगा कि अब बहुत हो गया, फ्रांस के राष्ट्रपति से बात कर लिए, जो बिडेन के लोगों से बात करना था सब कर लिए, सब वक्त निकाल रहे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं। और इस गुस्से में आकर युद्ध का ऐलान कर दिया पुतिन ने, और रूस के भाषा में कहे तो मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। अब क्या होगा प्रारूप, कैसे होगा, क्या जेलेंस्की को हटाकर वो अपना रूस समर्थित या रूस को समर्थन करने वाला कोई राष्ट्रपति बनाएंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है, जो कुछ दिन बाद तस्वीर साफ होगी। ये तो हमने आपको बताया कि यूक्रेन की आजादी मिलने के बाद भी किस तरह से ग्रेट गेम बड़े देशों में चलता रहा, मगर ये कहानी इतनी भर नहीं है। यह कहानी काफी पुरानी है और काफी पेचीदा है। इन कहानियों को आगे भी हम आपको बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि कैसे यूक्रेन फुटबॉल बना हुआ है और किस तरह से यूक्रेन में अनरेस्ट करने के लिए किस तरह की साजिशें ऐतिहासिक काल से चल रही हैं, और किस तरह से एक छटपटाहट है यूरोप में कि स्लाव प्रजाति के लोग, ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग, कमोबेश एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग, एक धर्म के लोग, एक व्लादिमीर द ग्रेट के वंशज, सब एक होकर रहें। मगर परिवार बड़ा होता है तो अलग भी होता है, और हर किसी की स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए। यह पुतिन को भी समझना होगा, मगर पुतिन डरे हुए हैं और पुराने सोवियत संघ का सपना देख रहे हैं, लिहाजा यह लड़ाई हो रही है। इसमें कौन गलत है, कौन सही है, यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। बस इतना कहा जा सकता है कि जो आम लोग मर रहे हैं, यह इंसानियत के लिए गलत हो रहा है, क्योंकि कोई भी युद्ध इंसानियत के लिए, मानवता के लिए गलत ही होता है।